से बैठे रहना और शांति से सुनते जाएंगे, और सारे डाउट्स हम फेजेस में पढ़ेंगे 2-2 घंटे के, और डाउट्स 2-2 घंटे में। ठीक, एक साइड में लिखते रहना, एक अपना कॉलम बना लो, वहाँ लिख लो डाउट्स। ठीक, और बीच में अगर कोई मेजर डाउट आए तो पूछ ले, कि डाउट आना नहीं चाहिए। ठीक, और कोई मेजर डाउट है तो तुरंत बोल देना, जैसे आना नहीं चाहिए। कोशिश करूँगा मैं। आओ चलो, देखो एक चीज़ आर्टिकल 21 तक समझी हुई है। ठीक, अभी वो सब दिमाग से निकाल दो। ठीक, क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक बुक है जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं। किस चीज़ के रूल्स लिखे हुए हैं? कि गवर्नमेंट कैसे रन करेगी इस कंट्री में, कि प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी चीज़ें होंगी, इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन होगा, आईएएस चूज़ करने के लिए यूपीएससी होगा। समझ में आ रहा है? भारत सरकार जो कमाएगी, जो खर्च करेगी, उसका ऑडिट करने के लिए कैग होगा। इन सब वर्ड से मत डरना, अभी आगे क्लास में करेंगे तो ये करते ही चले जाएंगे। ठीक, मतलब समझ में आ गया ये क्या है? इसको मतलब दूसरी लैंग्वेज में मैं बोल दूं, लॉ ऑफ द लैंड। इंडिया में अगर कोई भी कानून बनेगा, कोई भी लॉ बनेगा, तो वो लॉ किसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मान लो मैंने कोई रूल बनाया और वो रूल इस किताब के अगेंस्ट जा रहा है, इस किताब के अगेंस्ट जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट तुरंत उस रूल को क्या कर देगी? एंड वॉइड। इस वर्ड से मत डरो, नल एंड वॉइड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल दो, कि ये चीज़ किसके खिलाफ है? संविधान के। अब क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है तो ये इस देश में नहीं रहेगी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन मोटा मोटा हमको समझ में आ गया। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए पहले समझो पार्लियामेंट क्या होता है। पहले क्या समझेंगे? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक सदन आता है जहाँ पे बहुत सारे नेता बैठेंगे, है ना, और यहाँ कहीं बीच में स्पीकर बैठा होता है। अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला। पर पार्लियामेंट का मतलब खाली लोकसभा नहीं है। पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों। क्यों समझा? देश में कोई भी कानून बनता है, कोई भी लॉ बनता है, देश किससे चलता है? रूल ऑफ लॉ। इस देश में किस चीज़ का शासन है? कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ। कोई एक आदमी ताकतवर नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल आता है कि मोदी जी ताकतवर हैं, तो मोदी जी क्यों ताकतवर हैं? क्योंकि मोदी जी क्या है? पीएम। और कॉन्स्टिट्यूशन पीएम को ये ताकत देता है जो ताकत मोदी जी के पास है। अब अगर तुम पीएम बन जाओ तो सेम ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी। तो रूल ऑफ मोदी जी नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। लॉ, सबसे बड़ा लॉ कौन सा लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि पीएम के पास इतनी सारी पावर्स होंगी, तो जो भी पीएम बन जाएगा वो इतना पावरफुल बन जाएगा। समझ में आया? तो ये ताकत मोदी जी के पास नहीं आ रही, ये ताकत मोदी जी को कौन दे रहा है? लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ लॉ। बस लॉ का लॉ है, मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मदर ऑफ ऑल लॉज। देश में किसका शासन है? किसका रूल है? इस देश में क्या है? रूल ऑफ लॉ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? लॉ। तो लॉ वही बनेगा ना जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इस देश में क्या है? डेमोक्रेसी। इस देश में क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है? रूल ऑफ द
पीपल, रूल ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, पीपल एंड फॉर द पीपल। अब जब लोगों के लिए ये सरकार होती है कौन सी, डेमोक्रेसी, तो एक आदमी का रूल तो बनेगा नहीं। अब क्योंकि एक आदमी का रूल नहीं बनेगा तो लोग क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज, जिसको तुम आम भाषा में क्या बोलते हो, इलेक्शन। अब ये इलेक्शन होगा, इलेक्शन होके लोग क्या होंगे, इलेक्ट होंगे, इलेक्ट होके वो कहाँ जाएंगे, लोकसभा। समझ में आया? अब देखो मैंने तुमको क्या बोला, पार्लियामेंट का मतलब 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस कंट्री में कोई भी लॉ बनता है तो उसको पास कौन करता है, हाँ, पार्लियामेंट। जब तुमसे पूछा जाएगा इस कंट्री में कोई लॉ बनना है तो कौन पास करेगा, पार्लियामेंट पास करेगा, मतलब ये तीनों पास करेंगे। अब लोकसभा कैसा होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड। अभी 2024 के चुनाव हुए थे, इसमें लोगों ने डायरेक्ट वोट डाला था, डायरेक्ट वोट डाला था। तो लोकसभा क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड। राज्यसभा क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड का क्या मतलब है, मैंने और तुमने राज्यसभा में तो वोट डाला नहीं, होता क्या है, ये इंडिया है। अब इंडिया में ये अलग अलग स्टेट्स हैं, इन सब की अपनी अपनी क्या है, विधानसभा। तो विधानसभा में चुन के कौन आता है, एमएलए। एमएलए लोग आपस में किसको चुनते हैं, राज्यसभा के एमपी को। जब बोलते हैं एमपी, एमपी आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपी तो ये भी हो गया, एमपी तो ये भी हो गए, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तो तीनों है ना। लोकसभा से एमपी बनना है तो चुनाव लड़ो, राज्यसभा से एमपी बनना है तो क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, जो यहाँ की विधानसभा होगी वो आपस में कुछ लोगों को चूज करती है और इनको कहाँ भेज देती है, राज्यसभा। राज्यसभा नहीं समझे, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक प्रेसिडेंट है। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। दूसरा नाम है इसका लोअर हाउस, इसका एक नाम है पॉपुलर हाउस। पॉपुलर मतलब इलेक्टेड, पॉपुलर है ना, इलेक्ट हुआ। ये 3 नाम है। ये क्या हो गया, यहाँ समझ में आता है डायरेक्ट चुनाव करना है, हम चुन लेंगे। अब देखो, अब क्या है, इस कंट्री में हमारे पास कई ऐसे लॉज हैं जो, अब क्योंकि स्टेट्स डिफरेंट हैं, तमिलनाडु का कल्चर अलग है, कश्मीर का कल्चर अलग है, तो अगर यहाँ सिर्फ सारी ताकत दे देते तो प्रॉब्लम ये होती कि मान लो किसी ने सारी सीट्स नॉर्थ इंडिया से जीत ली और यहाँ के कल्चर को यहाँ इम्पोज करने की कोशिश की। 545 सीट है यहाँ पे, 545 में से 273 मैंने ऊपर नॉर्थ इंडिया से जीत ली। अब मान लो मैं कहने लगूँ कि हिंदी इम्पोज करो, अब अपने आप को तुम यहाँ से सोचोगे कि नहीं हिंदी इम्पोज होना चाहिए, बट इमेजिन करो तुम केरला में पैदा हो जाते तो बुरा लगता ना भाई, तुम्हारी लैंग्वेज तो मलयालम होती, मुझ पे हिंदी क्यों इम्पोज कर रहे हो। अभी मैं तुम पे कहूँ नहीं तमिल इम्पोज करूँगा तो बुरा लगेगा ना। तो ऐसी चीज़ें जो पूरे देश के फैब्रिक को बदल सकती हैं, इन चीज़ों को बचाने के लिए हमने राज्यसभा का कॉन्सेप्ट लाया। इसमें क्या किया हमने, जो अलग अलग विधानसभाएं होती हैं, इसमें से हम विधानसभा के जो एमएलएज होते हैं वो कुछ लोगों को चूज़ करके कहाँ भेज देते हैं, राज्यसभा। इसीलिए राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लोगों से नहीं मिलते ये, है ना। हाउस ऑफ चेम्बर्स बोलते हैं। और प्रेसिडेंट तुम सबको पता ही है, अभी मैं आगे प्रेसिडेंट जब टॉपिक आएगा तो प्रेसिडेंट भी पढ़ाऊंगा। मतलब किसी भी लॉ को पास होना है इस देश में तो किससे पास होगा, पार्लियामेंट। राज्यसभा क्यों, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट एक साथ ऑप्शन आएंगे ही नहीं, वो एग्जामिनर बेवकूफ़ थोड़ी है। अरे मेरे भाई दोनों एक ही बात है, पार्लियामेंट का मतलब ही यही है। वो एग्ज़ाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पार्लियामेंट, जाके देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब होता क्या है, लोग पार्लियामेंट में ये मार्क करके आ जाते हैं
या कुछ लोग ये मार्क करके आ जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम का मतलब ये है कम लोग जो ढंग से पढ़ते हैं उनको पता होता है पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब याद रहेगा, क्वेश्चन आया है पहले, पार्लियामेंट का मतलब समझ में आया। अब देखो पार्लियामेंट कहाँ लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट वर्ड है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 79 प्रीवियस ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स में किस नंबर पे कौन सा पॉइंट लिखा है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब लगभग जब कॉन्स्टिट्यूशन बन था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 1950। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स मतलब पॉइंट्स। अब आज की आर्टिकल्स हैं लगभग 450 प्लस। क्या हमें 450 रखने हैं? नहीं, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, आर्टिकल 79 बताता है कि पार्लियामेंट क्या होगा। ये जो मैं तुमको तब से राम कहानी समझा रहा हूँ, ये कहाँ से समझा रहा हूँ, आर्टिकल 79 कहता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट शैल कंप्राइज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा का जिक्र हो रखा है 81 में, किसमें, 81 में। राज्यसभा का किसमें हो रखा है, 80 में। और प्रेसिडेंट का है 52 में। अब मुझे फिर से बताओ, पार्लियामेंट का जिक्र कहाँ हो रखा है, 79। लोकसभा का किसमें, 81। राज्यसभा का हाँ 80 और प्रेसिडेंट का 52। ये चारों आर्टिकल याद कर लोगे। समझ में आया पार्लियामेंट, पक्का बताओ। राज्यसभा का पहला नाम, राज्यसभा का हाँ अपर हाउस, राज्यसभा का पहला नाम अपर हाउस। और नाम बताओ राज्यसभा का, हाउस ऑफ चेंबर, या फिर इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोल दो, हाउस ऑफ एल्डर्स। और नाम बताओ, क्योंकि यहाँ पे आने वाले एमपी कहाँ से आ रहे हैं, स्टेट से, अलग अलग स्टेट से, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक, पक्का समझ में आया, 100%। आगे बढ़े, लोकसभा का दूसरा नाम बताओ, लोअर हाउस। दूसरा नाम बताओ, हाउस ऑफ पीपल। और बताओ बताओ फर्स्ट चेंबर। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लोगों ने चुन के भेजा तो हाउस ऑफ पीपल, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्टेड एमएलए लोग भेजते हैं तो इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमने हमारे पे रूल कौन सी कंट्री करती थी, ब्रिटेन, तो हमने ब्रिटेन की व्यवस्था उठा ली। ब्रिटेन में क्या चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटेन में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जैसी चीज़ है, बस वहाँ प्रेसिडेंट की जगह कौन है, क्वीन। लोकसभा की जगह क्या है, राज्यसभा की है जगह है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देखो लॉर्ड्स वो लोग होते थे जो बड़े खास होते थे, एरिस्टोक्रेट टाइप के लोग, तो एरिस्टोक्रेट कभी डायरेक्ट इलेक्शन लड़, इसीलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे वो हाउस ऑफ कॉमन्स। अगर हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये कहाँ की बात कर रहा है, यूके। हमने इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करा है, बस हिंदी नाम दे दिए। क्वीन की जगह प्रेसिडेंट ला दिया, लोकसभा की जगह हाउस ऑफ लॉर्ड ला दिया, हाउस ऑफ कॉमन्स, और राज्यसभा की जगह हाउस ऑफ लॉर्ड्स। याद रखो पक्का। लोकसभा का एमपी बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, सब पे क्वेश्चन है एक एक। मिनिमम एज 25। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30, और प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज, 35। कैसे याद रखोगे, लोकसभा 25, राज्यसभा 30, प्रेसिडेंट 35। अब इसी चीज़ को देखो स्टेट पे उतार दो, इसी चीज़ को स्टेट में उतार दो। स्टेट में लोकसभा की जगह क्या होगी, विधानसभा, एमएलए।
राज्यसभा की जगह क्या होगा? विधान परिषद। और प्रेसिडेंट की जगह क्या होगा? गवर्नर। विधानसभा का मेंबर बनने के लिए एज 25, विधान परिषद का बनने के लिए 30, गवर्नर बनने के लिए 35। समझ में आया? एक एक लाइन में क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ते चलना। तेज तो नहीं चल रहे हैं? जल्दी बताओ। 35। अभी जब मैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट पढ़ा दूंगा, स्टेट का तुम अपने आप सॉल्व कर लोगे। तेज तो नहीं चल रहे हैं? जल्दी बताओ। पक्का? अब लिखो राज्यसभा। चले आगे? मैं नोट्स दे दूंगा, लेकिन लिख लो, रनिंग नोट्स भी ले लो, मैं अपने खुद के नोट्स दे दूंगा। चलें आगे? बोलो, चलें आगे, बोलो। अब देखो राज्यसभा पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। पहला, राज्यसभा की मिनिमम एज, जल्दी बोलो, 30। इसका दूसरा नाम अपर हाउस और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसको सबसे पहले राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनी कब थी, है ना? कॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहली मीटिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाया, कि टीम कॉन्स्टिट्यूट कर ली, मैंने 11 खिलाड़ी तैयार कर लिए। पहला मैच खेलना और कॉन्स्टिट्यूट करना डिफरेंट है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाया, और पहला सेशन होगा वो मतलब पहला मैच खेला। अब देखो फर्स्ट सेशन कब हुआ था, लिखो। फर्स्ट सेशन हुआ था 23 में 1952। कब हुआ था? 23 में 1952। और पहला इसका कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? ये 3 अप्रैल 1952। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए लोकसभा पहले बनी कि राज्यसभा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लोकसभा। राज्यसभा 1952 में बन रही है, आज़ादी तो 47 में मिल गई थी। समझ में आ रहा है? 100% पक्का? ठीक। अब एक बात बताओ, राज्यसभा की एक खासियत और है, राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड मतलब कभी ख़त्म नहीं होती। कभी ख़त्म नहीं होती मतलब लोकसभा आई, नई लोकसभा 2024 में बनी, अब 2029 में चुनाव होगा, तो जितनी देर चुनाव होगा उस टाइम पे लोकसभा गायब रहेगी। लेकिन राज्यसभा का कोई डायरेक्ट चुनाव है नहीं, तो राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होती। राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होती। अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तुमको और ही पॉइंट समझ में आएगा। अभी बस इतना याद रखो, राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। राज्यसभा हमेशा फंक्शन में रहती है, लोकसभा नहीं रहती। लोकसभा देखो, इलेक्शन होंगे तो 3-4 महीने के लिए अभी गायब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पर राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। लोकसभा हो सकती है, कैसे हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लगता है मुझे काम करने नहीं दे रहे, तो मोदी जी प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, कह देंगे सर मैं सरकार नहीं चला पाऊंगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? लोकसभा डिसॉल्व, और डिसॉल्व करके क्या बोलेगा? नए क्या कराओ? इलेक्शन। राज्यसभा में ऐसा नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे मेरे भाई देखो एक चीज़ समझो, ये भी लिखो, ये भी क्वेश्चन आता है। हंग पार्लियामेंट, अभी सब समझा रहा हूँ। हंग पार्लियामेंट क्या होता है? मान लो लोकसभा में 545 सीट है, अगर मुझे वहाँ पे राज करना है तो मुझे इतनी सीट चाहिए, आधे से ज़्यादा ही चाहिए ना। इसका आधा कितना हो गया? आधा आदमी हो सकता है, तो मुझे कितने एमपी चाहिए? तब मैं जाके क्या बनाऊंगा? गवर्नमेंट। अब मेरे 273 नहीं जुट रहे। अब मोदी जी के साथ मान लो क्या हुआ, 200 उन्होंने खुद के उठाए, 50 किसी के उठाए, 23 किसी के उठाए, और क्या बना दी? गवर्नमेंट। अब एक ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती थी कि किसी की गवर्नमेंट ना बनती। मैं नहीं कर रहा सपोर्ट, समझो बात को। अगर मेरे पास ये 545 में से मान लो 50-50 होती 10 लोगों के पास, अब 5-6 लोग मिलके 273 नहीं बना पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सरकार बनेगी किसी की भी? नहीं बना पा रहा कोई। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हंग पार्लियामेंट। समझ में आया क्वेश्चन? इस पे भी हंग पार्लियामेंट। अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा था, राज्यसभा। इस पेज में जगह नहीं है, लेकिन तुम आगे राज्यसभा में ही लिखोगे। देखो राज्यसभा में एक चीज़ और समझो, अब
एक चीज़ और समझो, राज्यसभा में सीट्स कितनी है, मैक्सिमम कितनी है 250, पर करंटली कितनी है 245। 245 में से 233 जो है वो कहाँ से आती हैं, जल्दी बताओ। स्टेट से कैसे आएंगी, जैसे मैंने बताया, कौन इलेक्ट करेगा, एमएलएज। कुछ यूपी से आएंगे, कुछ राजस्थान से, कुछ बनारस, मतलब कुछ कर्नाटक से, कुछ केरल से, सबको सीटें मिल रखी पॉपुलेशन के हिसाब से। समझ में आ रहा है? इस लॉजिक से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा मेंबर कौन से स्टेट से आएंगे, यूपी से। क्यों? यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा में मेंबर कौन भेजेगा, यूपी। अब 250 में से अभी हमारे पास कितने हैं राज्यसभा मेंबर, 245। 245 में से 233 समझ में आ गए कहाँ से आए। अभी बाकी 12 कहाँ से आएंगे बताओ। नहीं, इन 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब क्या प्रेसिडेंट किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट सिर्फ 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, या तो वो आर्ट्स फील्ड का हो। किस फील्ड का हो, क्वेश्चन आया इससे, आर्ट्स का हो, साइंस बैकग्राउंड में उसने कुछ अच्छा काम किया हो, सोशल सर्विस की हो कुछ, या फिर लिटरेचर में काम किया हो। अब अगर तुम इन 4 चीज़ों में फिट होते हो तो प्रेसिडेंट तुमको शायद काउंसिल ऑफ स्टेट्स डायरेक्टली भेज दे। ये क्यों किया गया? बहुत लोग होते हैं जो इलेक्शन डायरेक्टली नहीं जीत पाते। अब जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा भेजना था, कांग्रेस ने भेजा था, तो सचिन तेंदुलकर को किसने भेज दिया गया था? कह दिया गया था कि क्रिकेट, देखो जब उन्हें भेजा गया तो बड़ा बवाल हुआ, कोर्ट भी बात गई, बोला गया कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा भेज दिया किस कोटे में, प्रेसिडेंट कोटे में। तो भाई ये बात डिस्कस हुई, तब से ये क्वेश्चन आना शुरू हुआ। ये क्वेश्चन आना क्यों शुरू हुआ? देखो एग्जामों में सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न बोल रहा हूँ, भारत रत्न मिला ही, बट राज्यसभा मेंबर बनाए गए। जब राज्यसभा मेंबर बनाए गए तो लोगों ने बोला कि यार नॉमिनेट किया है तो 4 फील्ड देखी। अब आर्ट्स में भी नहीं दिखा क्रिकेट, साइंस में भी क्या किया है सचिन ने, सोशल सर्विस में भी कुछ नहीं दिख रहा था, लिटरेचर में भी कुछ नहीं दिख रहा था। तो कोर्ट में उन्होंने बोला कि क्रिकेट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, क्रिकेट भी तो एक तरीके की कला है, और इसलिए सचिन तेंदुलकर को क्या मिल गया, नॉमिनेशन टू राज्यसभा। रेखा का नाम सुना है? रेखा भी देखो राज्यसभा गई थी, कैसे गई, आर्ट्स। जया बच्चन भी है राज्यसभा, आर्ट्स, और कई एग्जाम्पल तुमको मिलेंगे। 245 में से 233 कैसे होते हैं, इलेक्टेड बाय एमएलएज ऑफ स्टेट्स, और जो 12 हैं वो क्या है, प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड। नॉमिनेशन करने के कितने ग्राउंड्स, 4 ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड आर्ट्स, दूसरा ग्राउंड साइंस, तीसरा सोशल साइंस, चौथा लिटरेचर। अब इसी में ऑप्शन बनाएगा, एक ऑप्शन डाल देगा स्पोर्ट्स। समझ में आ रहा है? पक्का बताओ, 100% बोलो। अब देखो वो वाला पॉइंट लिख लिया, कांट बी डिसॉल्व्ड, पक्का। अब देखो एक चीज़ और देखो, एक तो है राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता है कि भैया ये क्या है, इंडिया है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, ये डिसाइड होगा, बताओ किस स्टेट्स को कितनी सीटें मिलेंगी, कैसे डिसाइड होगा, जल्दी बताओ। किस पे डिसाइड होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होगा, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ देखो, एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। कैसी लिस्ट, कि भाई कश्मीर को इतनी सीट्स दी गई हैं, कर्नाटक को इतनी सीट्स दी गई हैं, केरल को इतनी दी गई हैं, यूपी को इतनी दी गई हैं, उत्तराखंड को इतनी दी गई हैं, महाराष्ट्र को इतनी दी गई हैं, राजस्थान को इतनी दी गई है। एक लिस्ट तैयार हो गई। अब तैयार हो गई तो मैंने बता रखा है लिस्ट को कौन सी लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, शेड्यूल। कोई चिंता की बात नहीं है, चीज़ को इंग्लिश में तुम लिस्ट बोलते हो, हिंदी में सूची बोलते हो, उसी चीज़ को लॉ की भाषा में शेड्यूल बोलते हैं। अब क्योंकि ये एक शेड्यूल बन के तैयार हो रहा है ना भाई, निखिल ने लिखना शुरू किया कि यूपी में इतनी सीट्स, उत्तराखंड में इतनी, पंजाब में इतनी, हरियाणा में इतनी, हिमाचल में इतनी, कश्मीर में इतनी, उत्तराखंड में इतनी, राजस्थान में इतनी, गोवा में इतनी,
अरुणाचल में इतनी, असम में इतनी, ऐसी लिस्ट बन रही है लंबी सी। इसी लिस्ट, ये लिस्ट नंबर कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन की? कोई लिस्ट होगी ना, ये है लिस्ट नंबर 4। अब इसको लीगल लैंग्वेज में ये हमने समझाने के लिए बताया तुमको, इसी को बोलोगे शेड्यूल 4। तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा से रिलेटेड कौन सी लिस्ट है, तो लिस्ट नंबर 4। अब क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो तो लिस्ट बोल रहे हो, जैसे ही तुम थोड़ा सा मैच्योर होगी तो जगह क्या बोलना शुरू करोगे? शेड्यूल 4। अब तुम उतना ट्रेंड होते तो मैं तुमसे लिस्ट नहीं बोलता, मैं तुमसे क्या बोलता? शेड्यूल। अब मैं आगे तुमसे आगे क्या बोलता रहूँगा? मैं तुमसे बोलूँगा राज्यसभा का एलोकेशन ऑफ सीट्स कौन से शेड्यूल में लिखा है? हाँ, अब देखो एक पॉइंट आ गया, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा कहाँ मेंशन्ड है? शेड्यूल 4। इसी में एक चीज़ लिख लो, राज्यसभा का सीट डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे होता है? पॉपुलेशन। दूसरा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीट्स किसके पास है? यूपी। यूपी के पास पता है कितनी सीट्स हैं? गेस करो। 245 है टोटल। 245 में से 233 क्या है? इलेक्टेड। जल्दी बोलो। और 12 क्या है? नॉमिनेटेड। नॉमिनेशन के ग्राउंड्स क्या है? लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल साइंस। मैक्सिमम सीट्स किसके पास है? यूपी। यूपी के पास पता है कितनी सीट्स है? 100। समझ में आया? जल्दी बताओ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो राज्यसभा के बारे में लिखो। एक राज्यसभा मेंबर के पास की क्वालिफिकेशन क्या होगी? राज्यसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पहली क्वालिफिकेशन बताओ। मिनिमम एज 35 कि 30? इसके बाद ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और बताओ, ही शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो सरकार से कोई दूसरी सैलरी नहीं उठाना चाहिए। इस हाँ को समझो, सरकार से दूसरी सैलरी नहीं उठानी चाहिए। मतलब अगर मुझे राज्यसभा मेंबर बनना है तो मैं बन सकता हूँ, बिल्कुल बन सकता हूँ। क्यों? मैं गवर्नमेंट सैलरी उठाता हूँ। गौतम गंभीर अभी जब एमपी पढ़ेंगे, राज्यसभा का मेंबर भी तो एमपी है, राज्यसभा का मेंबर भी तो एमपी है, लोकसभा का मेंबर भी एमपी है। गौतम गंभीर एमपी था। और कोई कॉमन एग्जांपल बताओ एमपी का। अरे मेरे भाई, सनी देओल एमपी था। हेमा मालिनी एमपी है, तो क्या हेमा मालिनी एक्टिंग नहीं कर रही? कर रही है। सनी देओल एक्टिंग नहीं कर रहा। गौतम गंभीर क्रिकेट खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज इनटू वेरियस अदर फील्ड्स, ही इज स्टिल एन एमपी। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करूं, लेट से एक आईएएस ऑफिसर हूं, अब आईएएस ऑफिसर नहीं राज्यसभा का चुनाव, क्यों? ही हैज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में चपरासी का भी काम कर रहे हो, प्यून का भी काम कर रहे हो, तो भी तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्यों? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर तुमको एमपी बनना है तो तुम्हारे पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए मतलब तुम गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेनी चाहिए। इसलिए जब अब कभी भी दिमाग में क्वेश्चन आए कि ये तो एमपी है, एमपी होने के साथ गाना कैसे गा रहा है? नवजोत सिंह सिद्धू एमपी था। वो कपिल शर्मा से तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। पक्का समझ में आ गया? पक्का। अब एक बताओ, राज्यसभा का मेंबर कितने साल के लिए इलेक्ट होता है? 6 ईयर्स। कितनी देर के लिए होता है? 6 ईयर्स। यहां ब्रैकेट में लिखो 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर 6 साल का कार्यकाल है तो 2 साल में कैसे रिटायर हो रहा है? लिख लिया है पॉइंट? तेज हो रहा है। हाँ, राज्यसभा मेंबर रिटायर्स एवरी सेकेंड ईयर। 1/3 राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। तेज तो नहीं चल रहे हैं? पक्का?
अब देखो इसका मतलब क्या है, समझो, आगे बढ़े, स्लाइड बढ़ाए। इसका मतलब है, अब अगर मुझे 6 साल के लिए होना है, तो मान लो मैं 2024 में इलेक्ट हुआ, तो मैं रिटायर कब होऊंगा? 30 में। मैंने तुमको एक पॉइंट पहले बताया, राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। अब जब ये डिसॉल्व नहीं हो सकती राज्यसभा, तो राज्यसभा मतलब बने रहेंगे कुछ लोग। तो हम करते क्या है, 1/3 लोगों को एवरी सेकेंड ईयर रिटायर कर देते हैं। मतलब सिलेक्शन ही इस तरीके से होती है कि जब मैं 2024 में बनूंगा तो 1/3 लोग हट रहे होंगे, फिर 1/3 लोग आ जाएंगे, फिर 1/3 लोग हट रहे होंगे, फिर 1/3 लोग आ जाएंगे, तो कभी भी खाली नहीं रहेगा। मतलब मान लो राज्यसभा में मेंबर होते 90, तो 90 में से हर दूसरे साल कितने लोग रिटायर हो जाएंगे? 30, और ये 60 बने रहेंगे, फिर नए 30 आ जाएंगे, फिर इन 60 में से रिटायर हो जाएंगे 30, 20, समझ रहे हो? 1/3 हर सेकेंड ईयर रिटायर होंगे, तो 6th ईयर तक कोटा पूरा हो जाएगा। तो ये कभी भी डिसॉल्व कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। और इससे पहला पॉइंट क्या था? 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। समझ में आया तो बताओ, आ गया समझ में? पक्का बताओ, पक्का? इसमें एक पॉइंट और लिखो क्वालिफिकेशन में, ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। अनसाउंड माइंड का भी नहीं, ये तो तुम खुद ही सोच लोगे। अब इंसॉल्वेंट बताते हैं अभी, ये समझ में आया? पॉइंट समझ में आए? अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। आगे बोलो। अब देखो इंसॉल्वेंसी क्या होती है। उमाम जैदी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए, मैंने उमाम जैदी को बोला 6 महीने बाद मैं आपको 11 लाख रुपए दे दूंगा। 6 महीने बाद उमाम जैदी मेरे पास आया, मैंने उमाम जैदी से कह दिया मैं नहीं दे रहा पैसे। क्यों नहीं दे रहा? नहीं। तो उमाम जैदी मान जाएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है? बोलो, तुम मानोगे? तुमने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने तुम्हें पैसे वापस ही नहीं दिए, मैंने कहते मैं नहीं दे रहा, तो तुम तुरंत किसी के भी कहने पे मान जाओगे इसके पास पैसे नहीं है? तुम कहाँ जाओगे? कोर्ट ही जाओगे। अभी मत बोलना मारेंगे तोड़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वो फिर प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है। जब आदमी खुद से कह दे मेरे पास पैसे नहीं है, तो मतलब वो कह रहा है मैं इंसॉल्वेंट हूँ। और जब कोर्ट उस पर मुहर लगा दे कि हाँ भाई इसके पास पैसे नहीं है, तो वो बैंकरप्ट हो जाता है। दोनों में डिफरेंस समझे? जो आम इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को साथ में यूज़ करते हैं। कहीं पे बोल कि आई एम इंसॉल्वेंट, कहीं बोल देगा आई एम बैंकरप्ट, बट दोनों में डिफरेंस है। इंसॉल्वेंट मतलब खुद से कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, बैंकरप्ट मतलब कोर्ट भी कह रहा है इसके पास पैसे नहीं है। इसीलिए जब आदमी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो इंसॉल्वेंसी को इतना सीरियसली नहीं लेते। मेरे पास पैसे नहीं है, दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित करने का मतलब थोड़ी मैं दिवालिया हो गया, समझ में आ रहा है? लेकिन जब कोर्ट बोल देगा कि हाँ दिवालिया हो गया, तो बैंक्रप्सी। पहले इंसॉल्वेंसी की बैंक्रप्सी, पहले इंसॉल्वेंसी होगी कि बैंक्रप्सी? पहले इंसॉल्वेंसी होगी। पहले तुम खुद बोलोगे बस पैसे नहीं है, जब तुम खुद बोलोगे बस पैसे नहीं है तब तुम कोर्ट जाओगे। जब तुम कोर्ट जाओगे तब तुमको पता चलेगा क्या, भाई बैंक्रप्ट है, नहीं आ सकता। अबे भाई जब तुम खुद कह रहे हो मैं फ़कीर चंद हूँ, तो तुम वहाँ कैसे बैठोगे? इंसॉल्वेंट मतलब क्या है? मैं फ़कीर हूँ। जब तुम फ़कीर हो तो जाके पहले धंधा पानी करो कि वहाँ पे एमपी बन के लोगों की प्रॉब्लम समझाओगे। हम लोग देखते हैं ना एमपी को इस तरीके से, इस परसेप्शन से कि एमपी है खूब कमाएगा, पर जब एमपी की पोस्ट बनाई गई थी तो ये सोच के थोड़ी बनाई गई थी कि खूब कमाएगा। वो तो सर्विस के हिसाब से बनाई गई थी कि लोगों की सेवा करो। जब तुम खुद ही की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो लोगों की सेवा क्या करोगे? समझ में आ रहा है? इसीलिए लोकसभा एमपी की भी रिक्वायरमेंट होगी कि वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, एमएलए की भी रिक्वायरमेंट है कि वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब इलेक्शन होते हैं तो तुमने देखा होगा नेता अपनी एसेट डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ी है, इतने घर हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का बताओ।
पॉइंट और लिख लो, ये इस पे भी क्वेश्चन आता है। देयर इज नो रिजर्वेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है। देयर इज नो रिजर्वेशन इन राज्यसभा। रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। नो रिजर्वेशन इन राज्यसभा। अभी लोकसभा में होगा, जब लोकसभा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये पॉइंट्स याद रखो। नो रिजर्वेशन इन राज्यसभा फॉर एसटी, लिख लो। चलें आगे। इसके बाद लिखो राज्यसभा के पावर्स, पावर्स ऑफ राज्यसभा। तेज तो नहीं चल रहे? पावर्स ऑफ राज्यसभा लिखो पहले। आर्टिकल 249, आर्टिकल 240। देखो, जब लिस्ट बताई थी शेड्यूल, तो एक शेड्यूल 7 बताया था। शेड्यूल 7 में क्या लिखा था? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ ऐसी पावर्स होंगी जो किसके पास होंगी? केंद्र सरकार के पास। कुछ ऐसी पावर्स होंगी जो किसके पास होंगी? स्टेट के पास। कुछ ऐसी पावर होंगी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों लॉ बना लेंगे, वो होती कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब क्योंकि ये लिस्ट है, ऐसे ऐसे बनेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे बनेगी तो एक लिस्ट होगी, लिस्ट होगी इसलिए शेड्यूल है। लिस्ट नंबर कौन सा? 7। लिस्ट नंबर 7 मतलब शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब स्टेट की अगर कोई पावर सेंटर को चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर किसके पास आता है? स्टेट के पास। पुलिस किसके पास है? स्टेट के पास। आर्मी किसके पास है? सेंटर के पास। कम्युनिकेशन किसके पास है? सेंटर के पास। रेलवे किसके पास है? सेंटर के पास। एयरपोर्ट किसके पास है? सेंटर के पास। तो कुछ पावर स्टेट के पास, कुछ पावर सेंटर के पास। अब अगर लगता है कि ये वाली पावर स्टेट की, कुछ पावर यूनियन के पास चली जाए, लग सकता है। हमारे यूनियन के पास लगभग कितनी पावर्स हैं? 100 चीज़ों पे पावर है। स्टेट के पास कितनों पे है? 61 पे। अब मुझको लगता है ये 1 उठा के इधर डाल दूं। फ्यूचर में मुझे लगा कि ये स्टेट के पास नहीं होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए? सेंटर, क्योंकि सेंटर ज़्यादा ताकतवर है। तो क्या मेरे कहने से कर देंगे ट्रांसफ़र? क्या सारे, क्योंकि ये पावर किसकी है? स्टेट की। तो क्या स्टेट अपनी सारी ये वाली पावर सेंटर को दे देगा चुपचाप? नहीं देगा। लेकिन अगर उसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलेगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट में ऑलरेडी मेंबर किसके बैठे थे? स्टेट से आए हुए, तब तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसकी पावर? स्टेट की। किसको? सेंटर को। यही चीज़ लिखी है किसमें? आर्टिकल 249। इसको लैंग्वेज में लिख लो। इफ यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव, if union parliament wishes to remove or transfer, if union parliament wishes to remove or transfer a matter from the state list, the approval of Rajya Sabha is necessary. समझ में आया राज्य सभा बनाई क्यों गई? बोलो। राज्यसभा बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक एक स्टेट से पूछने से अच्छा है उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लो। अगर चीज़ राज्यसभा में पास हो गई, मतलब आधे से ज़्यादा स्टेट चाह रहे थे। इसीलिए यूपी जैसे स्टेट्स का पॉलिटिक्स में बहुत बोलबाला है। अब तुम्हारे पास 100 सीट है, तुमको 250 245 में से आधी तो चाहिए कोई चीज़ प्रूफ कराने के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए पॉलिटिकली यूपी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट। जैसे इकोनॉमिकली गुजरात महाराष्ट्र हैं, पॉलिटिकली कौन है? यूपी। बिहार के पास भी काफ़ी सीट्स हैं। इसलिए तुम देखो मोस्टली पीएम यूपी से ही बनता है। मोदी जी गुजरात के थे, लेकिन चुनाव लड़ने कहाँ है? बनारस। जवाहरलाल नेहरू बनारस, लाल बहादुर शास्त्री यूपी,
इंदिरा गांधी यूपी, राहुल गांधी अमेठी रायबरेली, सोनिया गांधी अमेठी रायबरेली, सब यूपी से ही क्यों चुनाव लड़ते हैं? इसलिए। समझ में आया? राज्यसभा में ज़्यादा सीटें, लोकसभा में ज़्यादा सीटें, और आखिरी में अंत में तो सीटों का खेल है ना। ये थोड़ी पूछता है कि तमिलनाडु से कितनी लाएगी, केरल से कितनी लाए। 273 लाए तो बस अब की बार 400 पार। 249 लिख लिया, आर्टिकल 249 लिख लिया, बोलो। इसके बाद दूसरी पावर लिखो, आर्टिकल 312। देखो 312 क्या कहता है? इंडिया में सिर्फ 3 ऐसी नौकरियां हैं, 3 ऐसी सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विस हैं। 3, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं फॉरेस्ट। ये 3 सर्विसेज कैसी हैं? ऑल इंडिया सर्विस। अब अगर मुझे और ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, जैसे मान लो अभी जुडिशरी में नहीं है, पर लोग कहते हैं कि जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम होना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। कोर्ट जजेस नहीं चाहते हैं, पार्लियामेंट तो चाहती है कि एक एग्ज़ाम हो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस, यूपीएससी टाइप, जिसमें आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सको। अभी होता है एग्ज़ाम जुडिशरी का, पर पीसीएसजे होता है, उसमें यूपी में रह जाते हो, उसमें रिटायर हो गए डिस्ट्रिक्ट जज बस। पर ये लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लाओ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अभी क्या होता है, जब पीसीएस देते हो तो तुम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बनते हो, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद प्रमोशन होने के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये जो पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है, सेकंड क्लास। फिर इसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बाद होता है सीजीएम साहब, सीजीएम के बाद होता है एडीजे, एडिशनल, एडीजे के ऊपर होता है डीजे। तो तुम जब पीसीएसजे का पेपर दोगे तो तुम इस रूट से चलोगे और लगभग 60 साल तक यहाँ पहुँचोगे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या कहेगी? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो तुम्हारी पहली पोस्टिंग यहाँ होगी और जल्दी यहाँ आ जाओगे। अब जब तुम 30-35 साल की उम्र में डीजे बन जाओगे तो 100% तुम कहाँ जाओगे और कहाँ जाओगे? अभी इंडिया में ये व्यवस्था नहीं है, आप एग्ज़ाम देके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँच सकते। पार्लियामेंट कहती है, मोदी जी भी कह रहे थे कि हमको एक एग्ज़ाम कराना चाहिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, पर इस एग्ज़ाम को कराने के लिए परमिशन किसकी चाहिए होगी? राज्यसभा की। पर जजेस नहीं होने दे रहे, उनका अपना कहना है कि इसमें डिस्क्रिपेंसी आएगी और फिर जजेस की फैमिली में जजेस ज़्यादा बेटर है। बाकी वो कि आम आदमी को दे तो रखा है यहाँ तक मौका, दो पीसीएसजे। इसलिए तुम देखो बहुत ब्राइट माइंड्स जुडिशरी एग्ज़ाम नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा ख़राब है, बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है, तुम बन जाओ तो बहुत बड़ी बात, लेकिन बहुत ब्राइट माइंड्स नहीं देते क्योंकि तुमको यहीं रोक देगा। अब आईएएस में देखो क्या होता है, तुम यूपीएससी देते हो, अगर तुम्हारा आईएएस हो गया तो तुम्हारी 6 साल के अंदर पोस्टिंग कहाँ हो जाती है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो 60 पे बनता है, तुम अपनी फील्ड पे वो लगभग सर्विस में 6 साल में बन जाओगे। अगर तुम 28 साल पे निकालते हो तो तुम 34 पे बनोगे, वो जो चीज़ वो 60 पे बनेगा। इसीलिए तुम देखो बहुत ब्राइट माइंड्स लोअर जुडिशरी में नहीं जाना चाहते। जिस दिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, मैं भी शायद एग्ज़ाम दे दूँ, बहुत लोग दे देंगे, क्योंकि उसमें पहली पोस्टिंग कहाँ से है? एडीजे, इसमें यहाँ से है। एडीजे बनते बनते 20 साल लगते हैं। इस पे मत जाओ, बस इतना याद रखो, राज्यसभा के पास क्या है? 312 में पावर क्या है? लिखो, A bill for all India service can be initiated firstly only in Rajya Sabha। अब बिल क्या है? देखो, मसौदा समझते हो? मसौदा, ड्राफ्ट। कोई कानून बनेगा तो पहले लिखा जाएगा, फिर वो कानून लोकसभा राज्यसभा जाएगा, फिर किसके पास जाएगा? फिर वो क्या बन जाएगा? एक्ट,
जब तक ये चीज़ों से पास नहीं होगा तब तक वो क्या कहलाएगा? बिल। जब तक कानून पास ना हो तब तक बिल, जैसे ही पास हो जाए एक्ट। अब जो ऑल इंडिया सर्विस के लिए अगर कोई कानून लाना है तो वो पहले क्या होगा? बिल। 312 ये कहता है कि ये जो ऑल इंडिया सर्विस के लिए कानून लाओगे, कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए कानून लाओगे, तो वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी? राज्यसभा। तो ये पावर ही तो है। हम ये बिल उठाएंगे ही नहीं। जब हम ये बिल उठाएंगे ही नहीं तो ना यहाँ पास होगा। जब यहाँ पास ही नहीं होगा तो यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा? तो मोदी जी लाख दम लगा ले, अब की बार 400 पार भी कर ले, तब भी ऑल इंडिया सर्विस नहीं स्टार्ट कर सकते। क्यों? अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो हम बिल लाएंगे ही नहीं। जब हम बिल लाएंगे ही नहीं तो तुम पास क्या करोगे? अब तुम समझो ये पावर क्यों दी गई होगी राज्यसभा को? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस बनानी थी। ऑल इंडिया सर्विस मतलब ऐसी पोस्ट जो पूरे इंडिया में नौकरी कर सकती है। समझ में आ रहा है कि राज्यसभा बनाई क्यों गई? हर उस जगह राज्यसभा आ जाती है जहाँ पे भी सेंटर स्टेट की पावर खींचने की कोशिश कर सकता है। तुम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह सोचो ना, जब हम आज़ाद हुए थे तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे, रियासतें भी थीं, राजा भी थे। तो अगर हम उनको ये सब पावर नहीं देते तो वो इंडिया में कभी जुड़ते ही नहीं। हमने क्या किया? हमने बोला कि देखो भाई, तुम बहुत सारे छोटे भाई हो स्टेट्स, तुम सबका बड़ा भाई कौन है? सेंटर। मम्मी पापा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो मम्मी पापा ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि जहाँ जहाँ ये इसकी पावर खींचने की कोशिश करेगा वहाँ वहाँ इसको कौन बचाने आ जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा को ये ताकत किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का बताओ। अरे ये मैंने तुमको बताया, ऐसी 3 नौकरियां हैं, मेंशन कहाँ है? इंडिया में सिर्फ 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। अभी एक सर्विस की और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाओ। आज से नहीं कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस नहीं चाहते हैं। जितना मुझे समझ में आता है सबको समझ में आता है, आम आदमी भी एंट्री लेगा। और फिर दूसरी बात जो मुझे प्रैक्टिकलिटी समझ में आती है, आप डायरेक्ट जज बन जाओगे। इससे अच्छा पहले वकालत करके आओ, सब सिस्टम समझो। अब तुम बोलो सिर्फ मजिस्ट्रेट पीसीएसजे बना तो रहे हैं, तो फिर पीसीएसजे को ताकत कहाँ दे रहे हैं? 60 साल की उम्र में तुमको डिस्ट्रिक्ट जज बनाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक जज 60 साल की उम्र पे, 55-60। तो इतनी पावर थोड़ी थी। हाई कोर्ट जज में पावर है। हाई कोर्ट जज कुछ भी बोलता है तो पूरे इंडिया पे लगता है, सिर्फ खाली यूपी में नहीं लगता है। अगर एक हाई कोर्ट, मैं अभी जब कोर्ट पढ़ाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया पे होती है। तो सबको नहीं बना सकते हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज। पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ जाएगी तो बहुत चांस है, बहुत आराम से हाई कोर्ट में पहुंच जाओगे। अगर 25, 30, 35 पे भी निकालते हो तो भी पहुंच जाओगे हाई कोर्ट। पोस्ट तुम्हारी स्टार्टिंग ही एडीजे से हो रही है। देखो ना, तुम इसकी सेकंड टॉप पोस्ट से तो स्टार्ट कर रहे हो। डीजे के ऊपर कौन होगा? हाई कोर्ट जज। यही हायरार्की है देश में जजेस की। सबसे पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर एडीजे, फिर एडीजे के ऊपर डीजे, डीजे के ऊपर हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जज। यही है हायरार्की। लोअर जुडिशरी तुमको यहाँ तक ले जाती है बस, क्योंकि ये अपर जुडिशरी हो जाती है। इसमें तुम्हें वकील बन के ही आ सकते हो। पहले प्रैक्टिस करो फिर उसमें जाओ। समझ में आया? पक्का? पक्का? इसके बाद राज्यसभा की थर्ड इंपॉर्टेंट देखो, if the Rajya Sabha does not pass, if the Rajya Sabha does not pass, if the Rajya Sabha does not pass any bill to impose emergency,
द एमरजेंसी इज़ नॉट अप्रूव्ड। अभी एमरजेंसी पढ़ेंगे तो इनको समझ जाओगे, बस लिख लो अभी। चलें आगे। इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एमरजेंसी वापस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जब एमरजेंसी समझा दूंगा। मतलब सिंपल सा है, एमरजेंसी के लिए अगर कोई बिल आया तो राज्यसभा से पास कराना मैंडेटरी है, क्योंकि देखो जब इमरजेंसी लगेगी या तो पूरे देश पे लगेगी, इमरजेंसी लगेगी तो पूरे देश पे लगेगी, या तो किसी हिस्से पे लगेगी, है ना भाई। कुछ पार्ट पे इमरजेंसी लगेगी। इमरजेंसी अभी समझाएंगे। इमरजेंसी में क्या होता है, सारी ताकत सेंटर के पास आ जाती है, स्टेट बंद हो जाता है। अभी इमरजेंसी लग जाएगी तो योगी जी खल्लास, सारी ताकत किसके पास, मोदी जी के पास। तो जब इमरजेंसी लगती है तो या तो पूरे देश पे लगती है या कुछ हिस्से में लगती है। अब क्योंकि ये क्रिटिकल चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकती है, तो राज्यसभा से पास कराना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत आ जाती है। इमरजेंसी में आर्मी लॉ भी लग सकता है कि उमाम ज़ैदी बाहर निकलो, ये इमरजेंसी में हो सकता है। हम अपने लिए भी बोल लें कि बाहर निकलो, अभी पुलिस नहीं बोल सकती, लेकिन इमरजेंसी लगी होगी तो बोल सकती है, क्लास कैसे चला रहे हो, निकलो बाहर। इमरजेंसी बहुत पावरफुल चीज़ होती है। अभी जब फंडामेंटल राइट और इमरजेंसी पढ़ेंगे ढंग से तो तुम्हें समझ में आएगा इमरजेंसी में सब कुछ छीन सकता है आदमी। तुम्हारे ऑलमोस्ट 1-2 फंडामेंटल राइट छोड़ के सब कुछ छीना जा सकता है इमरजेंसी में। आगे लिखो लोकसभा। राज्यसभा समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना मैंने पढ़ाया है बस आना चाहिए। इसका दूसरा नाम लोअर हाउस लिख लो। इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट। पहला नाम लोअर हाउस। दूसरा इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। मिनिमम एज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और सिटीज़न इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया, पक्का बताओ, पक्का। लोकसभा में टोटल सीट्स 545, अभी ऑक्यूपाइड इतनी है 543। 543 में लिखो 530 किसके पास है, स्टेट्स के पास, और 13 किसके पास है, यूनियन टेरिटरीज के पास। समझ में आया। लोकसभा ये लोग चुनाव लड़ते हैं भाई, ये नेता हैं। हाँ, लोअर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आम आदमी चुन रहा है। हमने ब्रिटिश का कॉपी किया ना कॉन्सेप्ट। मेरे भाई, तुमको जनता ने चुना, ताकत उसके पास ज़्यादा है जिसको जनता ने चुना है। 2 लोग हैं, अगर मुझे बताना पड़ रहा है कि इसकी ये स्पेशल ताकत है, मतलब वो कमज़ोर है। मुझे तुम्हें राज्यसभा की पावर लिखवानी पड़ रही है, मतलब राज्यसभा के पास पावर कम है, तभी तो उसकी 3 स्पेशल पावर बताई। कि तुम ये ना सोचो राज्यसभा का तो कोई मतलब ही नहीं है। पावरफुल लोकसभा ही है, क्योंकि लोकसभा को डायरेक्टली कौन चुनता है, जनता। पर एलिटिज्म के हिसाब से देखो, राज्यसभा के मेंबर को ये नहीं कहना पड़ता है कि उमाम भाई पैर छू रहे हैं, वोट देना हमको। राज्यसभा के मेंबर को ज़रूरत ही नहीं है, ना पैर छूने की ज़रूरत है, ना रैली में चीखने की ज़रूरत है, ना पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है। उसको तो पार्टी भेज देगी, एमएलए लोगों को ऑर्डर दे दिया जाएगा। तुम 40 एमएलए हो, तुमको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि नहीं जाएगा राज्यसभा, तुम लोगों को वोट डालना है, तुम डालोगे। एलिटिज्म का चुनाव है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस। लोकसभा पावरफुल ज़्यादा है, पर एलिटिज्म कहाँ है, एक से एक नेता होता है, इलेक्शन के टाइम कुछ भी करा लो। राज्यसभा के एमपी नहीं मिलते जल्दी, उसको ज़रूरत ही नहीं है तुमसे वोट मांगने की। उसको तो एमएलए लोग देंगे वोट, जिनको तुम चुन रहे हो वो उसको चुन रहा है। समझ में आ रहा है, पक्का। लेकिन अगर तुम नेता हो तो तुम कहाँ से इलेक्शन लड़ोगे, लोकसभा। उसी से तो तुम नेता हो, पॉपुलर हो।
तभी तो जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, बहन जी चुनाव कहाँ लड़ती हैं बताओ? हमको तो नहीं लगता है मायावती कभी चुनाव लड़ती हैं। कब लड़ती हैं? हमको बताओ मायावती कौन सी सीट से चुनाव लड़ती हैं? हमको बताओ खुद से। हमने तो बहन जी को आज तक चुनाव लड़ते नहीं देखा है, जब से हम 15 साल से तो देख ही रहे हैं। अब उससे पहले हिस्ट्री बात अलग हो गई, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अभी। अब पढ़ने को तो हम पढ़ा देंगे, 15 साल से हमने तो बहन जी को चुनाव लड़ते नहीं देखा। देखा आपने? ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे सेंटर में जाना होगा तो मैं राज्यसभा से चली जाऊंगी, और अगर मुझे यूपी में सीएम बनना होगा तो विधान परिषद। मैं क्यों जाऊं वोट मांगने जब मुझे पता है मेरे पास वोट बैंक है? अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसमें ख़राब गलत कुछ है, बस मैं ये कह रहा हूँ राज्यसभा एक तरीके का सिस्टम है जिसमें तुम्हें डायरेक्ट लोगों से मिलना ही नहीं है। मोदी जी डायरेक्ट चुनाव लड़ते हैं बनारस से। मनमोहन सिंह लोकसभा से नहीं थे। मनमोहन सिंह कहाँ चुनाव लड़ते हैं? मनमोहन सिंह को कभी तुम इमेजिन कर पाते हो कि रोड पे मनमोहन सिंह का रोड शो हो रहा है? क्योंकि मनमोहन सिंह इलेक्शन नहीं लड़ते, मनमोहन सिंह राज्यसभा से गए थे। भाई पीएम बनने के लिए क्या ज़रूरी है? तुम एमपी होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब 3 चीज़, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा भी तो इज़ ऑल्सो एन एमपी, क्योंकि राज्यसभा खुद पार्लियामेंट है। तो अगर राज्यसभा के मेंबर हो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। तो मनमोहन सिंह नहीं लड़ते थे चुनाव, उनको डायरेक्टली आसाम से लोक राज्यसभा से डायरेक्ट भेज दिया जाता था। अरुण जेटली को डायरेक्ट भेज दिया जाता था। एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, एस जयशंकर कोई चुनाव नहीं लड़ते, राज्यसभा से भेज देते हैं। देखो राज्यसभा बनाने के बहुत एक दो मैं तुम्हें रीज़न समझाता ही हूँ कि इंडिया का फैब्रिक ना बदले। दूसरा एक रीज़न ये भी है, जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं, सुपर एम्बिशियस लोग हैं, वो बहुत ज़रूरी नहीं कि वो चुनाव जीते ही जीते। मैंने कल BR अम्बेडकर जी का रेफरेंस दिया था। ज़रूरी थोड़ी भाई कि तुम पॉपुलर ही हो। मैं कितना भी सीख जाऊं, कितना भी पढ़ जाऊं, अभी मैं नरही में इलेक्शन लड़ने जाऊं और नरही का एक लोकल लड़का हो तो मैं हार जाऊंगा भाई। क्योंकि एक चीज़ और होती है ना डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स। क्यों? मेरा भी एक वोट और एक दिहाड़ी मजदूर का भी एक वोट। तुम कितना भी पढ़ो, कुछ भी समझो, डाल तो एक ही वोट पाओगे। वो वहाँ से 4 लड़के लाएगा, 4 वोट डाल देगा, चुनाव जीत जाएगा। तो अब ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए भी राज्यसभा ज़रूरी था कि अगर मुझे कुछ अच्छे लोगों को ले जाना है तो मैं वाया राज्यसभा ले जाऊं। अब उसका मीनिंग बदल गया है। बहुत लोग, अब जैसे विजय माल्या भी राज्यसभा के मेंबर थे अपने टाइम पे, अब 40 MLA हैं, 3-3 करोड़ सारे MLA के पास पहुँच, 1-1 करोड़ भी पहुँच गया, 2-2 करोड़ भी पहुँच गया। तो 80 करोड़ में उसने MP का सीट ले लिया। वो क्यों लड़े चुनाव? चुनाव लड़ने में रिस्क भी तो है। राहुल गांधी भी चुनाव हार जाते हैं भाई, कोई भी चुनाव हार सकता है, इंदिरा गांधी भी हार सकती है, कोई भी हार सकता है। मोदी जी भी देखो इस बार 1 या 1.5-2 लाख की मार्जिन से जीते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था है। मान लो मोदी जी चुनाव हार जाते लोकसभा से, तब तो वो MP PM नहीं बन पाते, लेकिन फिर दूसरा व्यवस्था की तो है क्या? राज्यसभा। राज्यसभा है तो मैं राज्यसभा के थ्रू आ जाऊंगा। अब मोदी जी को मान लो एस जयशंकर पसंद आ गए, उन्हें लगा कि यार एस जयशंकर को मुझे मंत्री बनाना है। अब मंत्री बनाने के लिए क्या होना ज़रूरी है? MP। अब एस जयशंकर शायद कहीं से भी इलेक्शन ना जीत पाए, कम बोलते हैं, तो क्या करेंगे? राज्यसभा भेज देंगे। कैसे भेज देंगे? कोई भी स्टेट पकड़ेंगे। मान लो यूपी में मेरी सरकार है, BJP पकड़ लिया, अच्छा हाँ तुम 40 MLA हो, ठीक है, हाँ जयशंकर जी को मिनिस्टर बनाना है, इस बार राज्यसभा किसको भेजेंगे? जयशंकर जी को। तुम वोट डालोगे? डालोगे? नहीं डालोगे जाओगे कहाँ? क्योंकि बड़े MP MLA लेवल पे आधी जीत तो पार्टी की होती है। कैंडिडेट देख के कौन वोट देता है? कैंडिडेट देख के वोट तो सिर्फ प्रधानी और इसमें दिया जाता है, पार्षदी में। MP MLA के चुनाव में कैंडिडेट कहाँ देखते हैं लोग? पार्टी को वोट देते हैं कि मुझे तो फलां पार्टी को वोट देना है, मैं तो उसी को दूंगा। समझ में आ रहा है? पक्का बताओ, समझ में आया भाई? तो
पुरानी बुक उठाओगे लोग सब, कोई पुरानी बुक तो उसमें लिखा होगा 552 सीट्स हैं, उसका भी गणित समझ लो। उसमें 530 किसके पास है, 20 किसके पास है, बची क्या, 2 थी पहले एंग्लो इंडियन के पास। किसके पास, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन थे, वो लोग वो ब्रिटिशर इंडिया छोड़ के नहीं गए। अब वो इंडिया छोड़ के नहीं गए तो, या वो इंडिया से गए भी तो उनके बच्चे इंडिया में रह गए। अब मान लो मैं ब्रिटिशर था, मेरी वाइफ इंडियन थी, इनसे कुछ बच्चा पैदा हो गया, अब ये तो इंडिया में ही रह गया। तो ऐसे लोगों के राइट्स बचाना भी तो ज़रूरी है। अरे ब्रिटिश उस समय बचा के नहीं जाएंगे इनके राइट्स, बचाएंगे ना। तो ब्रिटिश ने बोला बेटा ऐसा करो, लोकसभा में इनकी 2 सीटें फिक्स करो। किनकी, एंग्लो इंडियंस की। और इनको नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन अब देखो 2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 104वीं बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया। कितनी बार, 104वीं बार। कब बदला गया, 2019 में। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 1950। 50 से 2024, 23, 19 आते आते हमने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, 104 बार। अब क्योंकि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी ना, लोकसभा बताया था ना 79, 80, क्या बताया था पहले पेज पे, क्या बताया था पहले पेज पे, तुम लोग भूल जाते हो यार, तेज बोलूं, लोकसभा कहाँ लिखी है, 81। तो लोकसभा में कितनी सीटें कहाँ लिखा है, 81। अब 81 में जब ये बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, 552 सीट्स होंगी। 552 में 2 किसकी हैं, एंग्लो इंडियंस की। अब वो 2 सीटें ख़त्म करनी है तो किसको बदलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया, 2019। कौन सा था, 104। इस 104 से ये 2 सीटें ख़त्म कर दी मोदी जी ने। मोदी जी ने कह दिया ये कॉलोनियल हैंगओवर है, ये तुम ब्रिटिश के गुलाम रहे हो, उस चीज़ का प्रॉब्लम है। और वैसे ये तो मैं सिर्फ कहने को कह रहा हूँ, उनका एक वो था, लेकिन असलियत में इसका रीज़न देखो क्या है कि भाई देखो तुम्हारे दादा ब्रिटिश थे, मान लो तुम्हारी मम्मी इंडियन थी, अब तुम 1947 में पैदा हो गए तो तुमको इसकी ज़रूरत थी। अब तो 3 पीढ़ी निकल चुकी है ना, अब तुमको किसकी, अब तो तुम इंडिया में असिमिलेट हो ही चुके हो। दादा पर बाबा ब्रिटिशर, पर दादी इंडियन, लेकिन उसके बाद इंडियन, फिर उनका पापा इंडियन, अब वो इंडियन ब्लड लाइन में आ चुके हैं। तो मोदी जी ने ये लॉजिक देके ये ख़त्म कर दिया। ठीक समझ में आया, पुरानी बुक खोलोगे ये मिलेगा, नई बुक खोलोगे ये मिलेगा, आंसर इस हिसाब से करना है। अब देखो बात समझो, अब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने बैठे, 2016 का पढ़ने बैठ गए, 2017 का पढ़ने बैठे, उसमें आंसर इस हिसाब से निकल रहा होगा। अब तुम्हारा आंसर तुम करोगे इस हिसाब से, आंसर आएगा गलत तो तुम सोचोगे यार ये क्या हो रहा है। इसीलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि जब तुम क्वेश्चन देखो तो देखना कौन से साल का क्वेश्चन है, जिस साल का क्वेश्चन है उस हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगी। तेज तो नहीं हो रहा है, ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है, ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है। अब लोकसभा में मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट कैसे इलेक्ट होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट होता है तो कौन चुनेगा, सिटीजन कौन से चुनेंगे, जो 18+ हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, 1989 से पहले, 1989 से पहले आपको 21 साल का होना पड़ता था चुनाव में वोट देने के लिए, और 1989 के बाद तो वोटर बढ़ गए कि घट गए, बढ़ गए कि घट गए। तो 1989 से पहले हमारे देश में सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, और क्योंकि वोटर बढ़ गए तो काम बढ़ गया, काम बढ़ गया तो अब इसके बाद से कितने इलेक्शन कमिश्नर हैं, 3। पहला पॉइंट। अब ये चीज़ कहाँ लिखी है,
कि 21 साल में वोट डालना है कि 18 साल में कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 है जो बात करता है किसकी? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि आपको इतनी एज होनी चाहिए। तो अब 21 था, मैंने कितना कर दिया? 18। तो चेंज किस में किया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा चेंज था, यही क्वेश्चन पूछ लेता है। ये था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। क्लैट 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मज़ा आ रहा है? एक बार क्वेश्चन ये सीधा पूछा था, एक बार क्वेश्चन एज का पूछा था, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन था? चलें आगे। आज जो भी क्लास मिस करेगा, मेरे भाई इलेक्शन डालने के लिए एक एज होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी, नहीं तो कोई भी जाके वोट डाल देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में लिखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि 18 साल से ऊपर के लोग वोट डालेंगे। 1988 से पहले, 89 से पहले 21 साल थी। अब क्योंकि मुझे 21 से घटा के कितनी करनी है? 18। तो मुझे किस में बदलना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन सी भी बार बदला? 61st बार बदला। पिछली बार देखो एंग्लो इंडियन वाले में क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब अगर किसी को टफ लग रहा है तो फिर वो क्लैट का पेपर मत दे, क्वेश्चन ऐसे ही सबको थोड़ी सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं तुमको पढ़ाऊँ वो आसान की देखो ये फंडामेंटल राइट होता है, ये होता है, उससे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होंगे। अल्टीमेटली तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलें आगे। पक्का? लोकसभा का टाइम कितना होता है? 5 इयर्स। पक्का? अब देखो यहाँ पे समझो, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड। हंग पार्लियामेंट समझाया था, और मोदी जी देखना अभी यही करेंगे। इस पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन 2-3 साल के अंदर अभी तुम देख लेना कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों नहीं करेंगे? अब मैं हूँ मान लो मोदी, तुम हो नायडू, तुम हो नीतीश कुमार, तुम कुछ करने नहीं देते हो। मेरा कुछ प्रोपेगेंडा होगा, अब तो मुझे नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि जिसके अगेंस्ट मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारा वोट बैंक है। तो मैं क्या करूँगा? जैसे बांग्लादेश में कुछ इंसिडेंट हो रहा है, इस टाइप के इंसिडेंट में हो सकता है पब्लिक में एक जाके सेंटिमेंट दूँ कि भाई मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, करने नहीं देते दोनों। जब दोनों करने नहीं देते तो सीट इलेक्शन कोई किसी की बन ही नहीं पाएगी सरकार। अब मान लो तुम बोलोगे कि दूसरे लोग बना भी लेंगे, तो दूसरे लोग मिल के बनाएंगे ना, उसमें से हम 2 लोगों को भी 3 लोगों को भी तोड़ देंगे। तो तुमको लग रहा है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मुझ पर चढ़ने लगना। मेरा ये खुद का थॉट नहीं है। मान लो अखिलेश यादव हैं, बनी सरकार, मोदी जी ने कह दिया मैं नहीं चला पाऊँगा, ये दोनों भी चले गए इधर, इंडिया अलायंस की बन गई सरकार। अब हमें लग रहा है ना अखिलेश यादव जी सही से लड़ाएंगे। अखिलेश यादव जी को कोई चीज़ ऑफ़र हो गई कि हम यूपी का इलेक्शन अच्छे से नहीं लड़ेंगे, तुमको सीएम बना देंगे, तुम सीएम बन जाना, लेकिन तुम यहाँ सरकार ढीली चलाओ, बनने ही मत दो। तो नहीं बनने दी अखिलेश जी ने सरकार, क्योंकि अखिलेश जी एनीवे पीएम तो बन नहीं जाएंगे। अब जब नहीं बनने दी सरकार तो किसी की सरकार ही नहीं बनेगी। जब सरकार नहीं बनेगी तो क्या बन जाएगा? हंग पार्लियामेंट में क्या होगा? इलेक्शन। अब जब इलेक्शन होगा तो इस बार तो पीपल सेंटिमेंट क्या होगा कि मोदी जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये इंदिरा गांधी कर चुकी हैं, और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो तुम लोग को बताया था रिचार्ज महंगा हो जाएगा, तुम 5 साल देख लेना, 5 साल सरकार नहीं चलेगी, और तुम लोगों को लगेगा मोदी जी की सरकार गिर रही है, पर मोदी जी खुद सरकार गिराएंगे, ताकि जब दूसरी बार चुनाव हो तो फुल मेजॉरिटी। अभी तुम देखते रहो। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड। लोकसभा की टाइम कितनी होती है? 5 ईयर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पॉइंट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 5 से टेन्योर 6 ईयर भी किया जा सकता है, मतलब 1 साल इमरजेंसी में बढ़ा सकते हो। 5 साल में चुनाव कराना होता है,
पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 1 साल इमरजेंसी के कितने बढ़ाए जा सकते हैं, 1 साल बढ़ाए जा सकते हैं। ये हमने किससे किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इंदिरा गांधी जी ने अपने लिए 1 साल बढ़वा लिया था। हाँ, अभी तुम देखना। अब मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं कोई वो हूँ, बाबा हूँ। मेरे जैसे बहुत लोगों को आता है जो भी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं। इस देश में 1 लाख तो होगा, उन 1-1.5-2 लाखों को जिनको भी थोड़ी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, उन सबको पता है कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी। और लोग बोल रहे हैं नहीं चलेगी, मोदी जी खुद नहीं चलाएंगे। मैं मोदी जी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, पर जितना मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, आदमी का एक एनालिसिस भी होता है ना कि आदमी किस नेचर का है। क्योंकि मोदी जी को सपोर्ट लेके चलाने की आदत ही नहीं है। सीएम भी फुल मेजॉरिटी से बने, पीएम भी फुल मेजॉरिटी से बने। कुछ भी हो, बांग्लादेश जैसी कोई क्राइसिस हो जाएगी, पुलवामा जैसा कोई अटैक हो जाएगा, उसमें बोल दिया मैंने कि यार देखो मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो हित में काम नहीं हो रहा है, हटाओ इसको, इस बार वोट देंगे दबा के। किसको? मोदी जी को। आगे देखो, अब आओ लिखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 102। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, आर्टिकल 102। अब देखो, एक एमपी डिस्क्वालीफाई कब होगा? जब उसने क्वालिफिकेशन मीट ना की हो। क्वालिफिकेशन कि वो सिटीजन होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अब मान लो एक एमपी बन गए, बाद में पता चला ये तो जैकलिन फर्नांडिस है, ये तो श्रीलंका की सिटीजन है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा 102 के तहत। और मान लो फला आदमी, मान लो जया बच्चन बन गई एमपी, बाद में पता चला जया बच्चन तो इंसॉल्वेंट थी, तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, है ना। इफ़ क्वालिफिकेशन नॉट मेट, इलेक्शन लड़ा, जीत गए, बाद में पता चला ये तो फलाना डिपार्टमेंट में नौकरी है महाराज, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा है, तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। समझ में आया? मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि क्वालिफिकेशन ही ना मैच हो, सिंपल सा लॉजिक, है ना। अब जब क्वालिफिकेशन मैच नहीं होती है तब डिस्क्वालिफिकेशन करना होता है, तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है डिस्क्वालीफाई। किसकी एडवाइस पे? ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दूसरा तरीका क्या है कि तुमने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से और तुमने शिफ्टिंग किस में कर ली, तो आम आदमी के साथ धोखा है कि नहीं? हो सकता है मैंने तुमको वोट ना देके कांग्रेस को वोट डाला हो, अब तुम जीत गए, उसके बाद तुम कहाँ चले गए? बीजेपी में, है ना। तो दूसरा तरीका क्या होगा डिस्क्वालिफिकेशन का? पार्टी चेंज आफ्टर विनिंग, है ना। दल बदल, लड़े कांग्रेस से और देखा सरकार बन रही भाजपा की, तो चलेगा किस में? बीजेपी में। चीटिंग किसके साथ की? जनता के साथ, कांग्रेस के साथ क्यों? हो सकता है जनता तुम्हें कांग्रेस के नाम पे वोट डाल आई हो, डालते ही हैं वोट, है ना। तो चीटिंग हो गई। चीटिंग हो गई तो क्या करोगे? डिस्क्वालीफाई। जब इस तरीके की चीटिंग करोगे और लोकसभा के मेंबर होगा, तुमको कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अगर राज्यसभा के मेंबर होके इस तरीके की चीटिंग करोगे तो तुमको डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो, राज्यसभा में स्पीकर वर्ड नहीं बोलते, चेयरमैन बोलते हैं। लोकसभा में स्पीकर बोलते हैं। दोनों का काम एक ही है, बस ये कौन होता है? इंडिया। बोलो, मैंने क्या बोला? एक एमपी कब डिस्क्वालीफाई होगा? ये लिखा है आर्टिकल 102 में। 2 तरीके हैं डिस्क्वालीफाई होने के। एक तरीका है कि वो क्वालिफिकेशन ही मैच ना करे। क्वालिफिकेशन मैच नहीं की, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था, इंसॉल्वेंट था,
सिटीज़न नहीं था, इस टाइप की बदमाशी की, तो प्रेसिडेंट हटाता है। किसकी एडवाइस पे हटाता है? इलेक्शन कमीशन के। अगर दूसरी टाइप की बदमाशी की कि लड़े किसी और पार्टी से, चले गए किसी और पार्टी में जीतने के बाद, तो उस तरीके की बदमाशी में कौन रिमूव करता है? लोकसभा के हो तो स्पीकर, राज्यसभा के हो तो चेयरमैन। समझ में आया? पक्का? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अभी वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना, तो वो भी बता दूंगा। सब चीज़ें एकदम से नहीं आ जाएंगी, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ नया पढ़ाऊँ तो तुमको सब कवर करा दूँ। लेकिन अब जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, जब सब पढ़ लोगे तो अलग क्लियरिटी आएगी। फिर वीडियो ले लेना, वीडियो फिर देख लेना, नोट्स फिर रिवाइज कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हाँ, क्या करो? बताओ बताओ बताओ। आज तो बहुत घंटों तक सोचा मैंने। टाइम है? हाँ तो बस, तुम्हें तो बैठना ही है यार, मुझे तो बोलना भी है। लिखो, MP can't be member of both the house and MP can't be member of both the houses। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में एक साथ नहीं हो सकता। इन केस yes he needs to vacate। समझ में आया? वकेट, वकेट मतलब रेजिग्नेशन टू बी गिवन टू चेयरमैन ऑब्लिक स्पीकर। मतलब समझे इसका क्या? अगर राज्यसभा के होगे तो चेयरमैन को दोगे अपना रेजिग्नेशन की, भैया मैं राज्यसभा छोड़ रहा हूँ सर। लोकसभा के होगे तो किसको दोगे? स्पीकर को। क्यों दोगे? क्योंकि एक आदमी दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मोदी जी लोकसभा में भी बैठे हैं, राज्यसभा में भी बैठे हैं। अगर वो दोनों में बैठ भी गए हैं तो एक उनको छोड़ना पड़ेगा। अब कैसे हो सकता है ये? मान लो मनमोहन सिंह थे राज्यसभा मेंबर, पर मनमोहन सिंह सोचते नहीं मैं चुनाव भी लड़ूंगा, चुनाव लड़ गए, लोकसभा से भी, अब राज्यसभा के मेंबर थे ही, तो उनको एक हाउस छोड़ना पड़ता है। यूजुअली लोग राज्यसभा छोड़ते हैं। क्यों? एलीट राज्यसभा ज़्यादा है लेकिन पावर लोकसभा। अब एलीट तो प्रेसिडेंट ज़्यादा है ना, महामहिम, लेकिन लोग क्या बनना चाहते हैं? पीएम पीएम पीएम। मोदी जी ने तो द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट इतनी प्यारी होती तो मोदी जी खुद प्रेसिडेंट बन जाते, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और पीएम बना देते अमित शाह को। लेकिन प्रेसिडेंट की पोस्ट में कुछ है ही नहीं। अभी जब प्रेसिडेंट की पोस्ट पढ़ेंगे तब बताऊंगा। लेकिन 2-3-4 पावर प्रेसिडेंट के पास भी अच्छी अच्छी होती हैं। जब हांग पार्लियामेंट आती है तो प्रेसिडेंट बहुत ताकतवर होता है, वो चाहे तो किसी को भी बुला सकता है कि आगे अपनी बहुमत साबित करो। द्रौपदी मुर्मू के पास इस बार ही पावर था कि वो राहुल गांधी को बुलाती और कहती तुम अपनी बहुमत साबित करो, पर वो कर ही नहीं पाते। एक देखो, रिमूवल कैन ऑल्सो बी देयर, रिमूवल ऑफ एन MP कैन ऑल्सो बी देयर if he is absent for continuous 60 days। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो तुम मुझे बताना, तुम्हारे पास वीडियो भी होगी। लेकिन मैं कुछ पार्ट्स मैम के लिए छोड़ूंगा, इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि मैम ज़्यादा बेटर कराएंगी, ऑब्वियसली वो लिखवा देंगी ज़्यादा बेटर। जैसे फंडामेंटल राइट डिटेलिंग, तुमको कहीं फंसे तो तुम लोगों के पास मेरा नंबर भी, और मैं आता तो ही क्लास लेने, तुम मुझसे पूछ लेना। बाकी जो कंसेप्चुअल है, जहाँ से क्वेश्चन सीधा उठा के बनाते हैं, वो मैं करा दे रहा हूँ। इस पे क्वेश्चन, हर पॉइंट पे क्वेश्चन है, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हर पॉइंट में क्वेश्चन है। 60 डेज़ की जगह 40 डेज़ डाल देगा। और ये क्वेश्चन देखो, बता ही रहा हूँ मैम, आया हुआ है ना, बस। हाँ, और ये तो मैंने तुमको बोला भी नहीं एक बार भी कि क्वेश्चन आया हुआ है। जो मुझे याद रहता है मैं तुरंत बताता हूँ, पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। इसके बाहर से, अरे एक किताब ही तो है, उसमें से क्या पूछ लोगे?
अगर मैं सारे क्वेश्चंस वो पढ़ के जाऊंगा जो क्वेश्चन बन सकता है, तो तुम उसमें से क्या पूछ लोगे? जीके वीके में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछ लेगा। लीगल में क्या पूछ लेगा? मैं तो तुमको बोल रहा हूँ लीगल तो उसी दम से पढ़ो कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या पूछ लेगा? एक बुक है, उस बुक में से पूछना है उसको, बस। और मैं तुमको कह ही रहा हूँ, तुमको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं जितना ये पढ़ा रहा हूँ उसको 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज़ करो, वीडियो वापस देख लो, और तुम सीधे क्वेश्चन लगाने बैठ जाना। कुछ पढ़ना नहीं कहीं से, सीधे क्वेश्चन। और फिर तुम मुझे बताना 80 to 90% क्वेश्चन की एक्यूरेसी आएगी तुम्हारी। अब 100 में 100 किसी की नहीं आती भाई। अभी मैं भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो 3-4 गलत कर ही दूँगा, वो ह्यूमन नेचर है। आओ, इसके बाद लिखो लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कॉन्सेप्ट होता है, राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन का होता है। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? डिप्यूटी स्पीकर को। डिप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? स्पीकर को। सेम चीज़ यहाँ लगा दो, समझे? रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। अब ये चीज़ एक बार एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, मतलब जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा, इम्प्लाइडली वो राज्यसभा का क्या होगा? चेयरमैन। हाँ, कुछ तो काम दोगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया? ताकि प्रेसिडेंट जब एब्सेंट हो तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाए। अब प्रेसिडेंट बैठा है तो वाइस प्रेसिडेंट खाली तो बैठा हुआ है, तो खाली बैठने से अच्छा उसको क्या बना दो? चेयरमैन। कहाँ का? राज्यसभा का। इसलिए देखो राज्यसभा क्या है, ज़्यादा एलीट हाउस है। चले आगे, बोलो, पक्का बताओ। अब देखो, एक मान लो नई लोकसभा आई, क्या आई? न्यू लोकसभा। कब आई? अभी आई मान लो। तो जब नई लोकसभा के मेंबर आते हैं लोकसभा के अंदर, तो इनको कौन वेलकम करता है? ये बना लेना, वेलकम बाय। कौन करता है वेलकम? वेलकम बाय प्रेसिडेंट। आई बताऊंगा, वेलकम बाय प्रेसिडेंट। इसके बाद देखो, प्रेसिडेंट क्या करता है? ही अपॉइंट्स अ प्रोटेम स्पीकर। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एनी पर्सन हु हैज़ वन इलेक्शन मैक्सिमम टाइम। मतलब एक तरीके से सबसे सीनियर मेंबर हो गया। ज़रूरी नहीं है एक जीतने वाली पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का है। समझो लोकसभा बनी है, लोकसभा है, तुम सब नए मेंबर आ गए, ठीक। अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैंने तुम सबका वेलकम किया। अब तुम सब में जो सबसे हेड बुड्ढा था, उस बुड्ढे को उठाया और बुड्ढे को बोला सर आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि मैं क्या हूँ, नहीं लगेगा हर काम करते। मैं चुपचाप जाके खड़ा हो जाऊँगा, बैठ जाऊँगा एक जगह पे। प्रेसिडेंट की सीट लगी होती है, प्रेसिडेंट यहाँ पे सबसे बुड्ढे को खड़ा कर देता है। उस बुड्ढे का नाम क्या है? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर को कहा जाता है सर अपनी निगरानी में इन सब में एक स्पीकर चुनवा दीजिए। समझे? तुम लोकसभा मेंबर हो सब, तुम सब आ गए, 542, 543, 543 जो था, आ गए, बैठ गए। अब तुम सब बैठ गए, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैंने तुम सबको वेलकम किया, चाय नाश्ता।
उसके बाद अब तुम सब में एक मॉनिटर चुनना ज़रूरी है ना। तो मॉनिटर कैसे चूज़ करें? अगर हम चूज़ करेंगे तो ये प्रेसिडेंट की शान के खिलाफ है। प्रेसिडेंट है, फर्स्ट सिटीज़न है, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, जो तुम सब में सबसे ज़्यादा चुनाव जीता होगा, 30 साल 35 साल से आ रहे हैं, MP बन रहे हैं, 6 बार जीत गए, 8 बार जीत गए, उनमें मैंने एक को उठाया, उनसे बोला सर आइए खड़े हो जाइए, और मैं वापस सीट पे बैठ गया जाके। अब जब बैठ गया और मैं यहाँ पे उनको खड़ा करके चला गया, तो उन्होंने क्या किया, अब वो आप इनमें इलेक्शन कराएंगे, इनमें इलेक्शन होगा किस चीज़ का, स्पीकर का। फिर जो तुम में से चुना जाएगा, फिर बुढ़े चला जाएगा अपना वापस, और जो चुना गया होगा वो क्या बन जाएगा, स्पीकर। समझे? बोलो, पक्का बताओ। ठीक, ये क्या करता है? फिर इसके बाद प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर को, स्पीकर इज इलेक्टेड। कौन इलेक्ट करेगा? ये 543 लोग, जिन 543 में से 530 कहाँ से थे, स्टेट से, और 13 कहाँ से थे, यूटी से। प्रोटेम स्पीकर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इज प्रोटेम स्पीकर द फाइनल स्पीकर, इज प्रोटेम स्पीकर द फाइनल स्पीकर? खुद से बताओ। तो बताओ आयुष, क्यों नो? बताओ बताओ। देखो मैं डांट नहीं रहा हूँ, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना, इतना नीचे जाके कोई नहीं पढ़ाता भाई। जिसको भी ये सब कॉन्स्टिट्यूशन व्यूशन आता होता है वो इतना बोलता ही नहीं है, वो शेड्यूल वेड्यूल बोलता है। तुम जाके कहीं भी देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन किसी से भी पढ़ लेना, तुम यूट्यूब पे आज पढ़ लेना, जाके पढ़ लेना। या तो वो एकदम देसी तरीके से पढ़ाएगा तो वो इस लेवल का नहीं पढ़ाएगा, उनका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर से ऊपर ही नहीं चलता है काम। और फिर जो इस लेवल का पढ़ाता है वो इतने नीचे लेवल पे जाके नहीं पढ़ाता है इस लैंग्वेज में। तुम जाओ यूट्यूब पूरा खंगाल लो। जो देसी तरीके से पढ़ाता है वो इस लेवल पे नहीं पढ़ा पाता है, और फिर जिसको इस लेवल पे आता है वो इस लेवल पे जाके नहीं पढ़ाता है, वो अपनी एलिटिज़म इंटैक्ट रखता है। तुम जाके देख लो, वो एक दो यूट्यूबर मिल जाएंगे, वो एकदम देसी तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन फिर वो गवर्नर का नाम, राज्य का नाम, स्टेट का नाम, भारत के पहले राष्ट्रपति, इसके ऊपर उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ये थोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन। वो प्रोटेम स्पीकर जानता ही नहीं होता है। हम तुमको इसी मार्केट की बात बता रहे हैं। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? कितनी सिंपल सी बात बताई यार। लोकसभा में तुम सब चुन के आ गए, हम प्रेसिडेंट हैं, हमने तुमको वेलकम किया। जब हमने तुमको वेलकम किया, हमने तुम में सबसे सीनियर आदमी को उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि मेरे लिए ये इलेक्शन कराना मेरी पोस्ट के खिलाफ है। प्रेसिडेंट हूं मैं, इंग्लैंड का क्वीन। तो प्रेसिडेंट थोड़ी चुनाव कराएगा खड़े होके। उसने प्रोटेम को उठाया, बुड्ढे को खड़ा कर दिया। उस बुड्ढे को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब वो उतनी देर तो स्पीकर है जब तक नया स्पीकर वो इलेक्ट नहीं करा दे रहा लोगों में। तो प्रोटेम स्पीकर फाइनल स्पीकर कहाँ बन गया? वो सिर्फ उतनी देर स्पीकर रहा जितनी देर इलेक्शन हुई, वोटिंग हुई। समझ में आया? पक्का? और ये देखो जीके में अभी प्रोटेम स्पीकर आया होगा। अरे अभी तो संसद आई है, तो भैया ओम बिरला को चुनने के लिए भी तो कोई आया होगा। देखना जाके कौन था प्रोटेम स्पीकर इस बार, क्वेश्चन आ सकता है। देखना कौन था, जगदम्बिका पाल थे, कौन थे? स्पीकर के बारे में 3-4 चीज़ें लिखो। स्पीकर रिमेन्स इन पोजीशन टिल न्यू लोकसभा इज इनिशिएटेड। स्पीकर रिमेन्स इन स्पीकर remains in position till new Lok Sabha is initiated. Speaker has a casting vote. Casting vote समझे? बिल्कुल पढ़ाया है, बहुत चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। अब ऐसे पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे ही पढ़ा देता। स्पीकर हैज़ अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट समझते हो? अगर 100 मेंबर हैं, 50 इधर बोल रहे हैं, 50 इधर बोल रहे हैं, तो फाइनल वोट किसका आ जाएगा? कास्टिंग वोट। मतलब देखो, कास्टिंग वोट ऐसा वोट होता है जब बात बराबर पे आ जाए। स्पीकर वोट नहीं डालता, लेकिन जब बात बराबरी पे आ जाएगी तब फाइनल वोट किसका होगा? स्पीकर का। तो द स्पीकर हैज़ द कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब समझ गए?
अब कुछ कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठ के, अभी बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठ जाती है आके, मतलब 543 इनके आके मिल के साथ में बैठते हैं। इस चीज़ को कहते हैं जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया है? आर्टिकल 108। याद कैसे करोगे? जब एम्बुलेंस बुलानी होती तो 108 कॉल करते हैं जल्दी 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 एमरजेंसी में। तो एमरजेंसी की सिचुएशन तो होगी जब लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठेंगे आके। तो जब लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जॉइंट सेशन। ये कहाँ लिखा है? वो आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 108 में क्या लिखा है? जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? प्रिसाइड मतलब जॉइंट सेशन जब बैठेगा, ये 543 ये और 230 ये 45 ये सब जब आके मिलके बैठेंगे तो इनका मॉनिटर कौन बनेगा? लोकसभा का स्पीकर। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, हो सकता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बैठ जाए। अब ये वाइस प्रेसिडेंट की तौहीन है। कुछ चीज़ों को हम प्रेसिडेंस में करते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे योगी आदित्यनाथ पावरफुल ज़्यादा हैं, लेकिन अगर गवर्नर बैठी होगी तो पहली कुर्सी किसको दी जाएगी? गवर्नर को। मोदी जी कितने भी पावरफुल हैं, अगर एक कुर्सी है और मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू है तो द्रौपदी मुर्मू जी पहले बैठाई जाएंगी। समझ में आ रहा है? कुछ गरिमा भी होती है, समझ में आ रहा है? तो जॉइंट सेशन कौन बैठता है? जॉइंट सेशन में स्पीकर प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन। ठीक? पक्का? पक्का? अब इसके बाद लिखो बिल्स। बिल समझ गए क्या? बिल्स क्या होता है? बिल्स ये ड्राफ्ट जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्ट। एक्ट का मतलब कानून। कानून एक्ट। कानून एक्ट बनने से पहले कोई भी पेपर क्या होता है? बिल। हिंदी में बोलते हैं मसौदा। बिल जब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्ट। अब लेंगे 15 मिनट का ब्रेक, 15 से 20 मिनट का, और फिर स्टार्ट करेंगे। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? पक्का बताओ। ये भाई तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य चौहान। बोर तो नहीं हो रहे हो? नया है, नया है ना तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन? तुमको समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल किताब है कि नहीं? पावरफुल नहीं है? पावरफुल किताब नहीं है? कोई बात नहीं, हंसने की बात